नमस्कार दोस्तों। देखिए क्लास 10 के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। राजस्थान अध्ययन में जो कक्षा 10 है उसके 5 चैप्टर के बारे में अपन बात कर चुके थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। आज अपन बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये जो आपके बाकी के जो चैप्टर हैं उन सभी की बात अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं। देखिए चैप्टर नंबर आपका जो 6 है उसका नाम है स्थापत्य व शिल्प कला के लिए विभिन्न आयाम। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की नींव 1726-27 में किसके द्वारा रखी गई थी? तो राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना किससे की गई है? तो इंद्रपुरी से की गई है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के 7 अंग माने गए हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम जो इतिहास है वो कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। वीर विनोद जो ग्रंथ है कवि श्यामलदास के द्वारा रचा गया है उसमें मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसीलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य गुरु कहा जाता है। अचलगढ़ दुर्ग में ही आपका जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है वो भी अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग के अलावा और भी कई मंदिर हैं जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जैसे आपका बैराटगढ़ का दुर्ग है भीलवाड़ा में, इसके अलावा भोमट का दुर्ग है उदयपुर में, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है ही, बसंती दुर्ग या आपका माउंट आबू सिरोही में है। तो कई दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी महाराणा कुंभा को ही कहा जाता है। राजस्थान में कितने दुर्गों को यूनेस्को के द्वारा 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जिसको अपन गाजर, चीकू और आम के माध्यम से याद करते हैं। गाजर, चीकू और आम। आम का मतलब है आमेर दुर्ग, गा का मतलब है गागरोन, जय का है जैसलमेर, रे का रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ और आमेर। यह आपके राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जिसको यूनेस्को ने 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। राजस्थान की स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरा होने के कारण इसको जलदुर्ग या ओदुक दुर्ग कहते हैं। यानी कि आपका जो गागरोन का दुर्ग है वो आहू और काली सिंध जो नदियां हैं उनके संगम पर है। आपका जो गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक जो नदियां होती हैं उनके संगम पर अगर कोई दुर्ग स्थित होता है तो उसको जलदुर्ग या ओदुक दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। किसी ऊंचे पर्वत शिखर के ऊपर अगर कोई दुर्ग निर्मित होता है तो उसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका जोधपुर का दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है इसलिए वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मरुभूमि यानी कि आपका जो समतल सतह है उसके ऊपर बना हुआ दुर्ग है वो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे आपका बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है। सघन बीहड़ वन में जैसे आपका रणथंभौर का दुर्ग है वो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। वे दुर्ग जहाँ पर जाने का जो मार्ग है वो कठिन होता है, चारों तरफ उस दुर्ग की खाइयाँ होती हैं और दुर्गम मार्ग होता है तो उसको एरंड दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसको पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। देखिए जो दुर्ग खाई और पत्थरों से घिरा हुआ होता है यहाँ पर जहाँ जाने का जो मार्ग कठिन होता है वो आपका एरंड दुर्ग में आता है। और जिस दुर्ग के चारों ओर इस तरीके से चौड़ी खाई बना दी जाती है जैसे कोई भी दुश्मन जो आता है वो उस खाई में पहले गिर जाता है। दुर्ग की रक्षा है वो उस खाई के माध्यम से होती है तो उसको पारिक दुर्ग की श्रेणी से रखते हैं। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे पारिक में ख आता है तो ख से खाई यानी जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसको आपका पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और जिस दुर्ग के चारों ओर परकोटा बना हुआ होता है जैसे आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके चारों ओर 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है बना हुआ है इसलिए उसको परिध दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना के व्यूह रचना की गई हो तो वह आपकी सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। जिस दुर्ग में सूरवीर एवं बांधव साथ रहते हों, कहने का मतलब है जहाँ पर आपका सैनिक भी निवास करते हैं और आम जन भी जहाँ पर निवास करते हैं तो उसको सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माता है वो चित्रांगद मौर्य है। देखिए यहाँ पर चित्रांग नहीं है, चित्रांग और चित्रांगद एक बार एग्जाम में दोनों साथ में दिए गए थे और उसमें चित्रांगद को सही माना गया था, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगर चित्रांगद ऑप्शन में नहीं आता है तब तो आपको चित्रांग मौर्य करना है, लेकिन अगर चित्रांगद ऑप्शन में आता है तो चित्रांगद मौर्य ही करना है। द यहाँ पर इंक्लूड है। चित्तौड़गढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्रकूट दुर्ग। राणा कुंभा के काल में इसको चित्रकूट दुर्ग के नाम से ही जानते थे, बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका नाम रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिजर खां उसके नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा गया था।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है? तो मेसा के पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले में कितने साके हुए हैं? तो 3 साके हुए हैं। एक आपका 1303 में हुआ है। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका है वो आपका 1534 में हुआ है और तीसरा जो साका है वो 1567-68 में अकबर ने जब आक्रमण किया था उस समय हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में टोटल 3 साके हुए हैं। जो आपका मेवाड़ है, मेवाड़ का पहला साका 1303 में हुआ था और राजस्थान का दूसरा साका है ये, क्योंकि राजस्थान का जो पहला साका है वो 1301 में हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, हमीरदेव चौहान के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय। चित्तौड़गढ़ का पहला साका जब हुआ था 1303 में, तो उस समय शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। वो पद्मिनी और रतन सिंह वाली कहानी आपने खूब सुनी होगी। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, ये गुजरात का शासक था। और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका है वो उदय सिंह के समय हुआ था 1567-68 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 प्रवेश द्वार हैं। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक लघु दुर्ग बना हुआ है, जहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग है जिसको मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। तो वहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग को कुंभलगढ़ के दुर्ग में बना हुआ है। यहीं पर आपका महाराणा जो प्रताप है उनका जन्म हुआ था कटारगढ़ दुर्ग की जूनी कचहरी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। इसलिए महाराणा प्रताप जो जयंती है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ की तीसरी आंख या किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है? तो 36 किलोमीटर लंबा जो परकोटा है, जिसको भारत की महान दीवार, विश्व में चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सा है आपकी? यह आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? तो एस्ट्रुकन से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का आप शिल्पी था। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में आपका जो कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है उसके बारे में ये कहा गया है। लेकिन अगर आपको कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तो कुंभलगढ़ को सही मानना है, लेकिन अगर कटारगढ़ ऑप्शन में हो तो कटारगढ़ को ही सही मानना है। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया था? तो रणथान देव चौहान के द्वारा रणथंभौर दुर्ग का जो प्रारंभिक निर्माण है ये किया गया था। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद कहा है? यानी ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगी है। यह जो खतन है वो अबुल फजल का रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। पीर सदरुद्दीन के दरगाह ये कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? तो सिवाना दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर है। और कौन से पहाड़ पर स्थित है? तो 56 का जो पहाड़ है उसके ऊपर सिवाना का दुर्ग स्थित है। पहाड़ी का नाम आता है तो हल्देश्वर पहाड़ी करना है। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? तो सातल देव को हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था। किसने मिट्टी का एक काल्पनिक दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? तो राणा लाखा के द्वारा ये कार्य किया गया था। ये बूंदी के तारागढ़ किले की बात है। मिट्टी के नकली दुर्ग की रक्षा किसने अपने प्राणों के लिए बाजी लगा दी थी? तो कुंभाहाड़ा के द्वारा ये कार्य किया गया था। गर्भ गुंजन तोप यह आपका तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, वहाँ पर गर्भ गुंजन तोप स्थित है। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़। यहाँ पर आपका सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर मंदिर है या यूँ कहीं की मूर्ति है, इसलिए इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो सवाई जय सिंह के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था? तो नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया गया है। गठवेठली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसको गठवेठली दुर्ग के नाम से जानते हैं। गठवेठली का निर्माण किसने करवाया था? यानी कहने का मतलब है अजमेर का जो तारागढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अजय पाल चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किस दुर्ग को विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी आकृति मयूर के समान होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जानते हैं। गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इसको जाना जाता है। किलकिला, शंभुबाण, गजनी, गजक, गुबार, बिच्छुबाण ये जो तोपें हैं वो सारी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपें हैं। चूरू किले का निर्माण कुशाल सिंह ने करवाया था 1739 में। 1857 के विद्रोह के समय चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज और बीकानेर की सेना पर किसने बरसाए थे? शिव सिंह ने। देखिए चूरू के किले का निर्माण तो कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये जो चांदी के गोले दागने का काम है ये शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था।
अकबर का दौलत खाना या अकबर का जो मैगजीन है वो किस दुर्ग को कहते हैं? मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है। ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सबसे पहले मुलाकात इसी मैगजीन के दुर्ग अजमेर में की थी। अजमेर में स्थित अकबर का दौलत खाना दुर्ग जो अंग्रेज़ों ने जीता था, कब जीता था? 1801 में जीता था। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। गागरोन का प्राचीन नाम डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ है। मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। मिट्टे शाह की दरगाह है। संत पीपा की गुफा, देखिए संत पीपा की गुफा और संत पीपा की जो छतरी है दोनों ही गागरोन में, लेकिन संत पीपा का अगर आपको मंदिर पूछा जाए तो वह आपका समदड़ी बाड़मेर होगा, और संत पीपा की अगर गुफा पूछी जाए तो वह आपका गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? यह आपका झालावाड़ में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कहाँ पर है? तो ये जयगढ़ दुर्ग में सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जयगढ़ दुर्ग है वह आपका जयपुर में स्थित है। यहाँ पर ये आमेरगढ़ लिखा गया है। हालांकि आमेर को जयगढ़ दुर्ग से जोड़ने के लिए एक सुरंग जरूर बनाई गई है, लेकिन जयपुर जो आपका जयगढ़ दुर्ग है वो जयपुर में है, न कि आमेर में है। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। शिलालेखों में जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहा गया है। सोनार का किला कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। परमार भोज, परमार शासक था भोज परमार, उसके द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? सुवर्णगिरी जालोर में करवाया गया था। किस दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर पत्थर के पैर, लोहे का सहीर और काठ यानी कि लकड़ी का घोड़ा ही पहुँचा सकता है? तो ये सोनारगढ़ का किला आपका जो जैसलमेर में है उसके बारे में ये कहा जाता है। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता यानी कि उसको कभी उसके ऊपर फतह हासिल नहीं की गई थी, ऐसा कौन से किले के बारे में कहा जाता है? तो लोहागढ़ दुर्ग जो कि मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है, भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ का किला, इसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। अष्ट धातु का जो द्वार है वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। 1765 में अष्ट धातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लेकर आया था? तो जवाहर सिंह दिल्ली से जीत कर लाए थे। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता है? तो ये मोती झील से पानी भरा जाता है। इसी मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ के ऊपर 5 बार चढ़ाई की लेकिन वो असफल रहा? तो उस अंग्रेज जनरल का नाम था लॉर्ड लेक। मोती झील या मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? तो सुजान गंगा नहर से की जाती है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, ये कौन से किले में है? तो ये लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? 8वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का जब शासन था उस समय महामारू शैली का विकास हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश में जो अधिकांश मंदिर हैं वो महामारू शैली में ही बने हुए हैं। राजस्थान में क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो उसको गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली के नाम से जानते हैं। सचिया माता का मंदिर ओसियां जोधपुर में बना हुआ है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ अंतिम मंदिर है। राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो 11वीं से लेकर 13वीं सदी का जो काल है वो मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। ओसियां का सचिया माता मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये सोलंकी या मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिवाड़ी का मंदिर है पाली में। ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है इसका वर्तमान स्वरूप देखिए। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ में गोहिल वंश का जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, वो बप्पा रावल को ही माना जाता है। उन्होंने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था, लेकिन इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो रायमल के द्वारा दिया गया था, यानी कि आधुनिक निर्माता अपन कह सकते हैं। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम किराट कूप है। किराड़ू के मंदिर जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराट कूप इसका प्राचीन नाम है। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है? हातमा गांव बाड़मेर में स्थित है। ये हातमा गांव है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल जो RSM SSB बोर्ड है ये जिले कम देता है, गांव ज़्यादा देता है। अपन क्या करते हैं, कोई भी मंदिर है कौन से जिले में स्थित है ये पढ़ते हैं, लेकिन आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इसलिए ध्यान में रखना। किराड़ू के जो मंदिर है वो हातमा गाँव में है, बाड़मेर में। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में किसने बनवाया था? तो मान सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था कनकावती, उन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था।
देलवाड़ा में ऋषभदेव को समर्पित जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। देलवाड़ा में लूण वसई मंदिर किसे समर्पित है? तो लूण वसई मंदिर देलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित है। नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये उनके मंत्री थे वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल इन्होंने नेमिनाथ को समर्पित देलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था और इसी मंदिर को देवरानी जिठानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हर्षद माता का जो मंदिर है वो आबानेरी दौसा में है। हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा बारा में जो मंदिर है भंड देवरा बारा, इसको हाड़ौती के खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के किस मंदिर को खम्भों का अजायबघर कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर। आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए रीट जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखा है। राजस्थान में मंदिर दरगाह है ये सारे आएंगे क्योंकि राजस्थान के धार्मिक स्थल ये आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर रखा है, इसलिए मंदिर आपको पढ़ के ही जाने हैं। और ये राजस्थान अध्ययन की बुक में से ही सारे मंदिर हैं वो पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे एक क्वेश्चन आता है चाहे 2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो ये मान लो कि 100% 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि राजस्थान अध्ययन की बुक में से ये सारे मंदिर पूछे जाएंगे। रणकपुर में जो जैन मंदिर है देखिए 1439 में इसका निर्माण हुआ था और इसमें 1444 खंभे हैं। ठीक है, ये मथई नदी के किनारे है रणकपुर पाली में। हरिहर मंदिर कहाँ पर है? तो ये ओसिया में हरिहर मंदिर। सास बहू का मंदिर है ये कहाँ पर है? नागदा में है। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली ये आपकी कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में स्थित है। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली ये आपकी कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो ये महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली के नाम से फेमस है। नाथूराम पोदार की हवेली तो ये बिसाऊ झुंझुनू में है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? तो ये टोंक में सुनहरी कोठी स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण हवेली, राखी हवेली ये कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। मंत्रियों की हवेली या मोटा मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, माल जी का कमरा ये सारे कहाँ पर हैं? चूरू में स्थित हैं। बड़ा बाग के छत्रियाँ वो कहाँ पर आपकी? जैसलमेर में है। बड़ा बाग की छत्रियाँ जैसलमेर के जो राजवंश था उसकी जो छत्रियाँ हैं वो बड़ा बाग की छत्रियाँ हैं। जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। छत्र विलास बाग कहाँ पर है? कोटा में है। मूसी महारानी की छत्री कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। 84 खंभों की छत्री कहाँ पर है? 84 खंभों की छत्री बूंदी में है। अनिरुद्ध सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ईश्वरी सिंह की छत्री कहाँ पर है? गेटौर में है। पालीवाल के ब्राह्मणों की छत्री है या पालीवालों की जो छत्री है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है? नरहड़ में है। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? सरवाड़ में है। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। गेप सागर बांध ये आपका डूंगरपुर में है। गेप सागर बांध। अब देखिए बात करते हैं अपन आपका चैप्टर नंबर जो 7 है राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लोक संगीत। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का ये कथन है। राजस्थान के लोक संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय उल्लेख जो गीत है कौन से गीत में? तो जड़ा गीत गाया जाता है उस समय। शिशु का जब जन्म होता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है। गणगौर का त्यौहार चैत्र माह में कितने दिन तक मनाया जाता है? 16 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? गणगौर है चैत्र माह में। केला देवी के भक्तों के द्वारा केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। हम सीडो किसका प्रसिद्ध गीत है? तो हम सीडो बेलों का काफ़ी फेमस गीत है। दीपावली के 15 दिन पहले लड़कों के द्वारा टोली में गाए जाने वाला जो गीत है उसको लोवणी या हरणी गीत के नाम से जानते हैं। दीपावली के 15 दिन पहले लड़कों के द्वारा टोली में जो गीत गाया जाता है उसको गड़लों के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में वे जातियां जो संगीत को व्यवसाय के तौर पर अपना चुकी हैं वो कौन कौन सी जातियां हैं? तो ढोली है, मिरासी, लंगा, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, बोपे, बवाई, राणा, कालबेलिया, डाटी, विरागी, गंधर्व, कथिक ये सभी जो जातियां हैं ये राजस्थान में व्यावसायिक नृत्य की ओर अग्रसर हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। गैर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर और मेवाड़ में गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। गिंदड़ भी होली के अवसर पर, लेकिन ये शेखावाटी में किया जाता है। गिंदड़ नृत्य जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसको गणगौर कहते हैं। शेखावाटी और नागौर में
किस अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है? तो विवाह के अवसर के ऊपर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। होली पर किया जाने वाला जो चंग नृत्य है वो भी कहाँ पर आपका शेखावाटी का फेमस है। होली के अवसर पर डांडिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। और अग्नि नृत्य यह जसनाती संप्रदाय का कतरियासर बीकानेर का नृत्य है। जसनाती सिद्ध जाटों के द्वारा अग्नि नृत्य पर किया जाता है। अग्नि नृत्य जहाँ पर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको धूणा बोलते हैं। धूणा के ऊपर जसनाती जो सिद्ध जाट होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य करते समय कौन सा वाक्य बोलते हैं? सिद्ध जाट फतेह फतेह का नारा बोलते हैं। गुड़ला नृत्य ये आपका जोधपुर का फेमस है। ढोल नृत्य जालोर में, और विवाह में जो थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है जालोर का। ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने का श्रेय किसको है? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। बम नृत्य ये अलवर भरतपुर का नृत्य है। बम नृत्य। लहंगे का घेर जो नृत्य के समय वर्ताकार घूमता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको घूम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखिए गरबा नृत्य मूल रूप से गुजरात का है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीमा है वो आपकी गुजरात से टच होती है। इसका मतलब गरबा जो नृत्य है वो कहाँ का? आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। वाल्य नृत्य सिरोही का है। वाल्य नृत्य फेमस है। वाल्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रासिया जाति का ये नृत्य है। सिर पर 7-8 मटके रखकर और अन्य करतब दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य में शामिल होता है? तो ये भवाई नृत्य में शामिल होता है। भवाई नृत्य के कलाकार कौन है? तो रूप सिंह शेखावत है, दयाराम है, तारा शर्मा है। ये भवाई नृत्य के फेमस कलाकार हैं। रामदेव जी के कांवड़िया भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। ये तेरह ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है? तो गुलाबों ने कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया है। राज्य में गुर्जरों के कौन कौन से नृत्य हैं? तो चरी और घूमर जो नृत्य हैं वो आपके गुर्जरों के हैं। बंजारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य है। कंजरों द्वारा किए जाने वाले नृत्य चक्री और दाखड़, ये कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। मावलिया का नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य कौन सी जनजाति का है? कथोड़ी जनजाति का मावलिया नृत्य। और होली नृत्य भी कथोड़ी जनजाति का है। शिकारी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो सैरिया जनजाति का है शिकारी नृत्य। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी हैं। कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगम राज जी हैं। चेडावा के निवासी जिनका नाम है नानू राम, उनका संबंध शेखावाटी ख्याल से है। दूलिया राणा का जो संबंध है वो भी शेखावाटी ख्याल से है। कौन सी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं? तो ये जयपुरी ख्याल में, क्योंकि जयपुरी जो ख्याल है वो आपका शहरी क्षेत्र से काफ़ी प्रभावित है, इसलिए स्त्री पात्रों की जो भूमिका है वो स्त्रियां निभाती हैं। बाकी अन्य ख्यालों में स्त्री पात्रों की भूमिकाएं पुरुषों के द्वारा निभाई जाती हैं। तुरा कलंगी ख्याल की रचना मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक जो संत हैं उनके द्वारा तुरा कलंगी ख्याल की रचना की गई है। तुकनगीर ये तुरा के पक्षधर हैं और शाह अली ये कलंगी के पक्षधर हैं। तुरा कलंगी में होने वाले जो संवाद हैं उसको बोल कहते हैं। तुर्रा किसका प्रतीक माना जाता है? शिव का। जबकि कलंगी किसका प्रतीक माना जाता है? पार्वती का प्रतीक माना जाता है। गौरी नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो गौरी नृत्य मेवाड़ में किया जाता है। गौरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो गौरी नृत्य भीलों का एक काफ़ी फेमस नृत्य है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को बोपा किस देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेते हैं? तो खेड़ा देवी। गौरी का मंचन किन के समय होता है? तो सवा महीने यानी कि 40 दिन तक चलने वाला कौन सा नृत्य आपका, या सवा महीने तक चलने वाला कौन सा नृत्य है? तो गौरी नृत्य है। गौरी का कौन सा पात्र स्त्री रूप में पार्वती और भगवान विष्णु का होता है? राया। गौरी का मुख्य पात्र कौन सा होता है? तो बुढ़िया। होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो वह आपका रम्मत। रम्मत लोकनाट्य के अखाड़े की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा की जाती है। रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है? टेरिये को कहा जाता है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का फेमस है। तमाशा लोकनाट्यों की शुरुआत किसके काल में हुई थी? सवाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत हुई थी। तमाशे का मंच क्या कहलाता है? तो तमाशे के मंच को अखाड़ा कहते हैं। स्वांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? बहरूपिया कहलाता है। बहरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। ये बहरूपिया कला करने में काफ़ी फेमस है। जानकीलाल भांड का जो संबंध है वो बहरूपिया कला या स्वांग से है। दूल्हे की बारात निकाले जाने पर घर की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला विवाह का स्वांग क्या कहलाता है? तो उसको टूटिया या
टुटकी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में रासलीला किन क्षेत्रों में आयोजित की जाती है? तो फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौन, गोंडा, यहाँ पर राजस्थान में रासलीला दिखाने का कार्य किया जाता है। रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किन क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान है? तो भरतपुर, पाटुंदा और बिसाऊ, यहाँ की आपकी जो रामलीला है वो फेमस है। सनकादियों के लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ पर हैं? सनकादियों के लीलाओं के अखाड़े ये गोसुंडा और बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। चार बेत ये टोंक की काफ़ी फेमस लोकनाट्य है। चार बेत राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? तो चार बेत जो कि टोंक में। चार बेत लोकनाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के काल में किसके द्वारा की गई थी? करीम खान निहंग के द्वारा की गई थी। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो ये मुख्य रूप से आपका जो पूर्वी राजस्थान है उसका है। तो पूर्वी राजस्थान में धौलपुर है, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर नौटंकी मुख्य रूप से की जाती है। अब देखिए 9th जो चैप्टर है वो है राजस्थान भाषा और साहित्य। मरु भाषा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है कुवलय माला, उसमें सबसे पहले मरु भाषा शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुवलय माला में टोटल 18 भाषाओं के बारे में लिखा गया है। कुवलय माला के रचयिता कौन है? तो उद्योतन सूरी है, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के द्वारा किया गया था। किस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक थी उसमें किया था 1912 में। किस अपभ्रंश भाषा में राजस्थानी का उद्गम माना जाता है? तो मरु गुर्जरी से माना जाता है। राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान की जो बोलियां हैं उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोलियां मिलती हैं? तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्य रूप से बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोलियां हैं? तो ढूंढाड़ी और इसकी उपबोलियां जैसे हाड़ौती है, मेवाती है, अहिरवाटी है, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं जो कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं। अहिरवाटी को किस नाम से जानते हैं? तो राठी के नाम से भी जानते हैं। ये बहरोड, अलवर वाला आपका जो क्षेत्र है, कोटपुतली, जयपुर वाला, ये आपका अहिरवाटी के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। थड़ी और गोडवाड़ी बोलियाँ किसकी उपबोलियाँ हैं? तो थड़ी मारवाड़ी, थड़ी और आपकी बीकानेर और जैसलमेर इसकी मुख्य रूप से बोली है। और गोडवाड़ी बोली आपको पता ही है, शिरोई वाली, पाली वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर गोडवाड़ वंश का शासन होने के कारण इसको गोडवाड़ी बोली के नाम से जानते हैं। ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। आमेर क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। 6 शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? तो ढूंढाड़ी बोली में किया जाता है। अलवर, भरतपुर, यहाँ पर ये मेव क्षेत्र होने के कारण इसको मेवाती बोली यहाँ पर बोली जाती है। और मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है? तो मेवाती अलवर भरतपुर का क्षेत्र, इसलिए ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, इसलिए वागड़ क्षेत्र पर कौन सी बोली का प्रभाव होगा? तो गुजराती बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। रागड़ी और निमाड़ी, तो ये आपकी मालवी जो बोली है उसकी उपबोलियाँ हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में शेखावटी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी साहित्य के किस काल को वीरगाथा का काल कहा जाता है? तो प्राचीन काल है, प्राचीन राजस्थानी साहित्य है उसको वीरगाथा के काल के नाम से जानते हैं। 1050 से 1550 तक का जो काल है उसको वीरगाथा के काल के नाम से जानते हैं। राजस्थान का जो साहित्य है वो भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास हैं। राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? तो पूर्व मध्य काल को, जो कि 1450 से 1650 तक का जो काल है उसको पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। राम रासो का लेखक कौन है? माधोदास ददवाड़िया, ये राम रासो ग्रंथ के लेखक हैं। हरिरस और देवियाण किसकी रचना है? ये ईश्वरदास की रचना है। रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? कवि मनसाराम की रचना है। राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल कब से शुरू होता है? 1850 से शुरू होता है। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद किसने किया था? तो बांकीदास जो कि मारवाड़ के थे और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद यानी कि शुरुआत की थी। राजा महाराजाओं के द्वारा स्वयं के सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों के वितरण को लिखवाना क्या कहलाता था? तो उसको ख्यात के नाम से, यानी कि प्रसिद्धि, सम्मान, प्रशंसा में जो चीज़ लिखवाई जाती थी उसको ख्यात के नाम से जाना जाता था। अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा रची गई है। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोदरी वचनिका, इसके लेखक कौन है? खीड़िया जग्गा हैं। कलात्मक गद्य जिसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है उसको दुआवेद कहते हैं। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें दोहे हों तो वो आपका झमाल कहलाता है। कहानी की तरह
करने और सुनने की जो विधा है उसको वात कहते हैं। कहानी से आपको याद रखना है बात, और बात से वात। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। किस काव्य के मात्रिक छंद के 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है? तो इसको झूलना कहते हैं। हालांकि ये आपका जो संस्कृत साहित्य है उससे संबंधित है, लेकिन इसको झूलना आपको याद रखना है। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको पर्ची के नाम से जानते हैं। किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने की जो कृतियाँ हैं उसको प्रकाश के नाम से जानते हैं। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की गई है उसको मर्च्या के नाम से जानते हैं। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, उसकी विजय, राजा ने जो युद्ध किए हैं उसकी जो वीरता है, इनका विस्तार से वर्णन किया जाता है उसको रासों के नाम से जाना जाता है। बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल्य हैं। रतन रासों के रचयिता कुंभकर्ण हैं। हमीर रासों के रचयिता जोधराज और सारंगधर दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जोधराज के द्वारा भी और सारंगधर के द्वारा भी। एक बार 13वीं सदी में, एक बार 18वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। खुमाण रासों की रचना दलपत विजय हैं। सगत रासों की रचना गिरधर आसिया हैं। किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप में की जाने वाली जो काव्य करती है उसको क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। किसी विषय विशेष का जो विस्तार होता है उसको विगत कहा जाता है। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? मूणोत नैणसी की रचना है। संत कवियों के द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस माध्यम से किया गया? साखी में किया गया है। जनसाधारण की भावनाओं का आम जन तक पहुंचाने के लिए साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य है उसको श्लोका कहा जाता है। किस कवि ने कविताओं के माध्यम से विक्रमी संवत 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया है? तो उमरदान ने किया है। द्रौपदी विनय किसकी रचना है? रामनाथ कविया की रचना है। मिंजर व लीलटांस किसके काव्य ग्रंथ हैं? कन्हैयालाल सेठिया की ये रचनाएं हैं। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार ये शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। दुविधा, उलझन, अलेकू हिटलर, बातारी फुलवाड़ी ये किसकी रचना है? विजयदान देथा की रचना है। विजयदान देथा की किस रचना के ऊपर पहली नामक फिल्म बनी है? तो दुविधा के ऊपर बनी है। हालांकि विजयदान देथा की कई रचनाएं जिनके ऊपर लगभग के ऊपर फिल्म बन चुकी है, तो विजयदान देथा की रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हूँ गोरी किर्ण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी ये किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा की रचना है। परिणी कंवारी, दोहरारो दोहरी, एक बींदनी दो बीन ये जो कहानी है वो नथमल जोशी की कहानी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मिला था। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है। अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। पहले यहाँ पर संस्कृत कंठाभरण थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव ने करवाया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में इसको तब्दील कर दिया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा किस मुस्लिम पीर का उर्स लगता है? तो ये पंजाब साहब पीर का उर्स लगता है। यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है जिसके कारण इसको 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कितने मुख्य द्वार हैं? तो 3 मुख्य द्वार हैं। भारतीय राजघरानों में बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड बार्क के द्वारा 1875 में लॉर्ड मेयो के सम्मान में लॉर्ड मेयो की स्थापना की गई थी कॉलेज की। किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? सोनी जी की नसियाँ। पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। राजस्थान की कौन सी झील को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? तो तीर्थराज पुष्कर के नाम से इसको जानते हैं। बानगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माधव सिंह के द्वारा की गई थी। भारत का सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान कौन सा है? आपका बानगढ़ है जिसको भूतिया किला के नाम से भी जानते हैं। अलवर में स्थित सिलीसेट झील का निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किस नदी का पानी रोककर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था? तो रूपारेल नदी का पानी रोककर सिलीसेट। यहाँ पर देखिए इसकी जो पत्नी है उसका नाम था आपका शीला देवी और यहाँ पर शेड माता का मंदिर बना हुआ है इसलिए सिलीसेट झील इसका नाम रख दिया इसने। रूपारेल नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। सुनहरे द्वीपों का शहर कौन सा है आपका? या 100 द्वीपों का शहर कौन सा है आपका? बांसवाड़ा है। माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ ये कहाँ पर है? उमराई गांव बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा तो याद रखना ही है, इसके अलावा उमराई गांव भी याद रखना है। त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ कहाँ पर है? उमराई गांव में है। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को कहा जाता है। मानगढ़ धाम में मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मानगढ़ धाम में मेला लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली माना जाता है? गोविंद गुरु की ये कर्मस्थली माना जाता है।
सीताबाड़ी मेले का आयोजन 12 में है। सीताबाड़ी सरिया जाति का जो कुंभ है सीताबाड़ी मेला 12 में है। 12 में स्थित शेरगढ़ किला, जिसको कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये परवन नदी के किनारे 12 जिले में स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का जो भंड देवरा मंदिर है, जिसको हड़ौती का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो भी इसी को कहते हैं, 12 में स्थित है। किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। सबसे सुंदर मंदिर है वो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। राजस्थान की कौन सी देवी जिसको भुआसा के नाम से जाना जाते हैं, तो रानी भटियाणी को जाना जाता है। रानी भटियाणी किसकी आराध्य देवी थी, तो ढोली जाति की आराध्य देवी थी। कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूजनीय है, तो रानी भटियाणी को पाकिस्तान में भी पूजा जाता है। केलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर आपका, भरतपुर में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अलवर में है। जवार बुर्ज तथा फतेह बुर्ज किस किले में है, तो ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। किस आपका जो ब्रिटिश अधिकारी था, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया था, तो लॉर्ड वेल्सले था आपका। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में बनता है। मांडलगढ़ का जो किला है वो भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में स्थित है। फूलडोल महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, सापरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है। कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी, राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा 84 खंभों की छतरी बनाई गई थी। क्वीन स्टेफेल या रानी जी की बावड़ी की बूंदी में, देखिए आबानेरी दोसान में चांद बावड़ी है जिसको तिलिस्मा बावड़ी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्वीन स्टेफेल यानी कि जो रानी जी की बावड़ी है ये आपकी कहाँ पर है, बूंदी में है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो लॉर्ड कंवरी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो नाथावती जी रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला है, इसलिए इसको जलदुर्ग की श्रेणी में भी रखते हैं। और मेसा के पठार पर है, इसलिए इसे गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी रखते हैं। विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा था, इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 में पूरा हुआ था। महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध में यानी कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में मोहम्मद खिलजी प्रथम के विरुद्ध में जो युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध, उसकी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने जेता जो वास्तुकार है उसकी देखरेख में 1440 से 1448 में 8 साल के समय के दौरान विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 24.5 मीटर कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है। 6 मंजिले कीर्ति स्तंभ, देखिए ये जो विजय स्तंभ है ये आपका अलग है, ये कीर्ति स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो जीजा बघेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह के द्वारा करवाया गया था। देखिए एक कथन है काफ़ी फेमस है, यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर के रूप में पेश की जाए तो मैं भैंस रोड को चुनूंगा। ये किसने कहा था, तो ये कर्नल जेम्स टोड का कथन है। कर्नल जेम्स टोड से पूछा गया था कि अगर आपको राजस्थान में रहना पसंद हो या अगर आपको राजस्थान में रहना पड़े तो आप कहाँ पर रहना पसंद करोगे, तो ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। चांद बावड़ी जिसको तिलिस्मा बावड़ी के नाम से जानते हैं, या बानेरी दौसा में है। बावड़ियों का जो शहर है वो आपका बूंदी है। पर्यटन विभाग के द्वारा दौसा में आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, तो ये सितंबर अक्टूबर महीने में किया जाता है। हर्षद माता का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर आपका दौसा में है। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में है। मचकुंड तीर्थ ये कहाँ पर है, धौलपुर में है। डूंगरगढ़पुर में वेणेश्वर महोत्सव, देखिए जो वेणेश्वर महोत्सव सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर वेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव में यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। संत माव जी की बेटी जनक कुंवरी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये सभी को पता है सोम माही जाखम के किनारे, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संत माव जी की बेटी थी जिनका नाम था जनक कुंवरी। यहाँ पर वेणेश्वर में डूंगरपुर में वेणेश्वर मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। गलियाकोट जो दरगाह है वो बोहरा समाज दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ के रूप में जानते हैं। गलियाकोट दरगाह है, ये भी आपके डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में गलियाकोट किसकी दरगाह है, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। केप सागर झील कहाँ पर है, तो ये आपकी डूंगरपुर में है, जिसके किनारे जूना महल स्थित है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, ये आपकी हनुमानगढ़ में है। बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो भूपत सिंह भट्टी के द्वारा बटनेर के किले का निर्माण करवाया गया था। बीकानेर का वो कौन सा शासक था जिसने बटनेर के किले को जीता था, तो सूरत सिंह के द्वारा बटनेर के किले को जीता गया था। और मंगलवार के दिन ये फतह हासिल की थी, इसलिए मंगलवार का जो वार है वो हनुमान जी का वार होता है, इसलिए बटनेर का जो नाम है वो हनुमानगढ़ बाद में रख दिया गया था। हवा महल की जो आकृति है वो कृष्ण के मुकुट के समान है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल के वास्तुकार कौन है, लालचंद उस्ता हैं। हवा महल में झरोखे की संख्या कितनी है, 953 झरोखे हैं। आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा आमेर के महलों का निर्माण करवाया गया था 1592 में। आमेर की सुरक्षा के लिए जय सिंह द्वितीय के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 1726 ईस्वी में आमेर की सुरक्षा के लिए करवाया गया था।
जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है? तो नाहरगढ़। मराठा जो थे उनके आक्रमण से रक्षा करने के लिए नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला कवि प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा रखी गई थी। देखिए जयपुर में जो अल्बर्ट हॉल है उसकी नींव प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा रखी गई थी। अल्बर्ट हॉल का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो सर जेकब स्विंटन ने बनाया था, या सर स्विंटन जेकब ने बनाया था, एक ही बात है। राजा ईश्वरी सिंह के द्वारा निर्मित इसरलाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सरगासुली को इसरलाट के नाम से जानते हैं। जैसलमेर का किला कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सोनारगढ़ या गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है वो डेजर्ट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है। जैसलमेर की सबसे बड़ी व खूबसूरत नक्काशीदार हवेली पटवों की हवेली है। तन्नोट माता के मंदिर का जो निर्माण है वो बाठी राजपूत नरेश तणुराव के द्वारा करवाया गया था। तन्नोट के मंदिर का निर्माण जिसको थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। तन्नोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। किस देवी की आराधना जो है वो बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है? तो वो तन्नोट माता की जो आराधना है वो बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को माना जाता है? रामदेवरा के मेले को माना जाता है। जैसलमेर के बाठी शासकों की छतरियाँ और स्मारक किस स्थान पर है? बड़ा बाग जैसलमेर में है। बड़ा बाग किसने बनवाया था? तो जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। सुंदा माता मरवी जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जालौर में। सुंदा माता का जो मंदिर है वो जालौर में, जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनाई थी? तो बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की मस्जिद बनाई थी। अगर आपको पूछा जाए मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है तो वह आपकी जालौर के दुर्ग में स्थित है। गागरोन के किले का निर्माण बिजल देव के द्वारा करवाया गया था। गागरोन में जल दोहर किसके काल में हुआ था? तो जल जोहर गागरोन में अचलदास खिंची के समय हुआ था। सिटी ऑफ वेल्स अथवा गंठियों का शहर किसको कहा जाता है? जालरा पाटन जो कि झालावाड़ में वसुंधरा राज्य उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर राजस्थान के कौन से शहर में? देखिए ओडिशा में भी सूर्य मंदिर है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है तो आपको जो जालरा पाटन अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो वही करना है, क्योंकि जालरा पाटन के जो सूर्य मंदिर है वो काफ़ी फेमस हैं। कोलवी की गुफाएँ ये कहाँ पर है? झालावाड़ में है। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित राजस्थान में दो स्थान है, एक तो आपका बेराट जयपुर और दूसरा है कोलवी की गुफाएं झालावाड़। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये सुजानगढ़ तहसील चूरू में है। ताल छापर अभ्यारण्य जो कि काले हिरणों के लिए जाना जाता है। काले हिरणों की सेंचुरी ताल छापर गाँव। झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा जोधपुर को कहते हैं। जसवंतथड़ा का निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। होली के दूसरे दिन रावण का जो मेला है वो मंडोर जोधपुर में लगता है। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में है। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। केला देवी मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। केला देवी का जो मंदिर है उसमें जो मेला लगता है वो लांगोरिया गीत गाए जाते हैं। महावीर जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में होता है। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में है। जगमंदिर महल कहाँ पर है? कोटा में है। अभेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा में है। बनेड़ा भीलवाड़ा में है। अभेड़ा कोटा में है। अभेड़ा महल का निर्माण राजकुमारी धीर देह के द्वारा करवाया गया था। बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है? नागौर में बड़े पीर की दरगाह। बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जोरडा प्रसिद्ध है। जोरडा ये आपका नागौर में है। वैसे चूरू और नागौर की बॉर्डर पर आता है, लेकिन ये आपका नागौर में ही गिना जाता है जोरडा गाँव, जो कि हरिराम बाबा की जन्मस्थली के कारण फेमस है। प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर हैं वो कहाँ पर है? पाली में है, मथई नदी के किनारे। लूणी नदी पर स्थित जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? जो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा जवाई बांध का निर्माण करवाया गया था। टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से, टेम्पल ऑफ रेट्स यानी कि चूहों की देवी के नाम से चूहों का जो मंदिर है वो करणी माता देशनों का है। राजस्थान का विलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। 1588-89 से लेकर 1594 ईस्वी तक करवाया था राय सिंह ने, जिसको राजपूतानी के करण के नाम से भी जानते हैं। सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि थे। राष्ट्रीय ऊँट या उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है। राजसमंद स्थित कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में, यानी कि समुद्री विमान उतारे गए थे उस पर, तो राजसमंद झील में ही उतारे गए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया था? रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है उसके ऊपर किसका मंदिर बना हुआ है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
गुरु शिखर की ऊंचाई सभी को पता है 1722 है। अगर मंदिर की ऊंचाई काउंट कर ली जाए तो 1727 हो जाएगी। और ये आपकी गुरु शिखर है वो सभी को पता है, उड़िया के भटार के ऊपर, आबू पर्वत के ऊपर। लेकिन कौन सा मंदिर है वहाँ पर? तो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। जो RSMSSB बोर्ड है वो इसी तरीके के क्वेश्चन है वो उठाकर लाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है उस पर किसका मंदिर है? भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है। भारत की प्रथम मानव निर्मित झील कौन सी है? नक्की झील है। कहते हैं कि देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खुरद कर इसका निर्माण किया गया था, इसलिए ये नक्की झील है। अगर क्रेटर झील का भी उदाहरण है, राजस्थान में क्रेटर झील के दो उदाहरण है, एक तो आपका पुष्कर झील है अजमेर में और दूसरी नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में। किस झील के बारे में ये किंवदंती है कि उसका निर्माण देवताओं ने नाखून से करवाया? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, नक्की झील के बारे में कहा जाता है। किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है? तो बिसलपुर। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसको जयपुर की जीवनदायी या फिर इसको जयपुर की जीवन रेखा भी आप बता सकते हैं। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो संत फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ कहाँ पर है? तो यह राज सिंह नगर है गंगानगर में, वहाँ पर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ स्थित है। पहले ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था, हालांकि वर्तमान में इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा फोकस कम किया जाता है, लेकिन पहले लगभग हर एग्जाम में ये गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है ये पूछा जाता था। उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके आधार पर हुआ था? तो पिछोली गांव के आधार पर, या पिच्छू बंजारी ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए भी कहते हैं कि पिछोला झील का निर्माण उन्हीं के नाम पर हुआ था। या पिछोली जो गांव है उसके आधार पर भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कन्नौट बांध का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से है? तो फतेह सागर झील से कन्नौट बांध। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण ये संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी 1952 में। सहस्त्रबाहु का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है, सहस्त्रबाहु का मंदिर। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 में आपका जो लास्ट चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर लाने का श्रेय किसको है? निहाल चंद को है। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबार में थे? तो ये सावन सिंह के दरबार में थे। किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। पन्ना धाय किसकी दायमा थी? तो उदय सिंह की दायमा थी। वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरी बाई को वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं। गौरी बाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। दुर्गादास राठौड़ किसके पुत्र थे? आसकर्ण के पुत्र थे। ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है शिव सिंह वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौरी बाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था, इसको ध्यान में रखना। दुर्गादास राठौड़ आसकर्ण के पुत्र थे। दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र व पुत्री को इस्लाम के उचित शिक्षा प्रदान करके अपने मित्र धर्म को निभाया था? तो बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दुर्गादास राठौड़ के द्वारा इनको इस्लाम उचित शिक्षा दी गई थी। इसका नाम एक बार आप फिर से देख लेना, बुलंद अख्तर और दूसरा है सफ़ियतुन्निसा। ये अकबर जो द्वितीय था उसके पुत्र और पुत्रियाँ थी। विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकी रा दुहा, ये किसकी रचना है? देखिए दूसरा आडा की रचनाएं हैं। दूसरा आडा ऐसे विद्वान थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे और महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के बारे में ये प्रशंसाएं करते थे। दूसरा आडा, किरतार बावनी और आपकी वीरमदेव सोलंकी रा दुहा और विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी दोनों ही काफ़ी फेमस रचनाएँ हैं इनकी। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, यह दयालदास के द्वारा रचित है। दयालदास का जन्म कुड़िया गांव बीकानेर में हुआ था। दयालदासरी ख्यात किस राजवंश का उल्लेख करती है? तो बीकानेर का राठौड़ वंश के बारे में दयालदासरी ख्यात उल्लेख करती है। ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा किस कवि को केसरे हिंद की उपाधि के द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये श्यामलदास के सम्मानित किया गया था। वीर विनोद के ग्रंथ है श्यामलदास। अगला क्वेश्चन है श्यामलदास किसके दरबार में थे? तो ये शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह के दरबार में थे। राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये सिरोही में रोहिड़ा गांव पड़ता है, वहाँ पर GH ओझा का जन्म हुआ था। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो GH ओझा के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि से GH ओझा को सम्मानित किया गया था। शहीद बीरबल सिंह का संबंध किससे था? तो बीकानेर प्रजा परिषद से था। बापू के 3 हत्यारे, चौधरायनरी चतुराई, बातारी फुलवारी, ये जो कविताएं हैं इनके लेखक कौन है? विजयदान देथा हैं। धरती दोरारी पाथल पिथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल शेटिया हैं। कन्हैयालाल शेटिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। मांड गायिका जिसका नाम अल्लाह जिल्लाबाई, इनका जो संबंध है वो बीकानेर जिले से है। अल्लाह जिल्लाबाई को पद्मश्री 1982 में दिया गया था। मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का जो श्रेय है वो गौरी बाई को जाता है।
बाणासुर के शहीद उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। बाणासुर के शहीद के नाम से मेजर शैतान सिंह को जानते हैं। शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद को जाना जाता है। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बिरमा था। स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो संगरिया से हुई थी। पत्रकारिता का भीष्म पिता पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अणुव्रत आंदोलन का जो सूत्रधार है वो आचार्य तुलसी के द्वारा, यानी अणुव्रत जो आंदोलन है वो आचार्य तुलसी ने चलाया था। जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी और विजयदान देथा इसके सह संस्थापक थे। रूपायन संस्थान बोरुंदा के जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे था? ब्लू पोट्री से था। राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जिसका नाम है जगजीत सिंह, इसका संबंध राजस्थान के गंगानगर जिले से था। गिटार में सितार, सरोद, वीणा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो ये पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो पीटीआई की एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान पत्रिका का संपादक कौन है? कपूर चंद्र कुलिस हैं। मैं देखता चला गया और पोलम पोल ये किसकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती हैं? तो कपूर चंद्र कुलिस की ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 10 में राजस्थान अध्ययन की आपकी जो कक्षा 10 की किताब है जिसको राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के नाम से जानते हैं, इनमें 11 चैप्टर हैं और पूरे 11 चैप्टर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना ताकि सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएं। 2 से 3 बार देखने के बाद में आपको ना तो किसी प्रकार के नोट्स बनाने की आवश्यकता है और ना ही कुछ और। आप 2 से 3 बार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो इस पर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।